स्टूडेंट्स, आज हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का ज़ूलॉजी के पेपर सेकंड की नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक है। माई सेल्फ डॉक्टर प्रीति गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज, कोटपुतली। We have already learned that living organisms require several chemical elements for their life processes. These may be used as part of their structural component or as parts of enzymes which influence various life processes. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे केमिकल एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपनी जैविक क्रियाओं के लिए। इसलिए ये सारे एलिमेंट्स कुछ तो यूज़ होते हैं उनके स्ट्रक्चरल के निर्माण के लिए, कुछ एंजाइम्स के पार्ट्स होते हैं जो कि लाइफ प्रोसेसेस में जैविक क्रियाओं में बहुत काम आते हैं। एंजाइम्स न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिजम्स के बीच में एक्सचेंज होते रहते हैं। करीबन 40 एलिमेंट्स हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को जिनकी ज़रूरत होती है अपने जीवन क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, क्लोरीन, बोरॉन, आयोडीन, आयरन, etc. First of all, definition of biogeochemical. Bio means living, geo means earth or rock, and chemical means element. So biogeochemical तीनों शब्दों से मिलके बना है कि लिविंग बींग्स में रॉक और एलिमेंट्स के को मिलाकर बायोजियोकेमिकल वर्ड बना है। दैट इज़ साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बायोस्फीयर इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल और न्यूट्रिएंट साइकिल्स। न्यूट्रिएंट्स का जो चक्र हमारे बायोस्फीयर में चलता है उसे हम बायोजियोकेमिकल या न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. These elements are continuously cycling in the ecosystem through the biogeochemical cycles, and the Earth has no input of these nutrients. मतलब जो बायो एलिमेंट्स हैं वो कंटिन्यूसली बायोजियोकेमिकल के साइकिल्स के द्वारा हमारे इकोसिस्टम के वेरियस कंपोनेंट्स में घूमते रहते हैं। अर्थ का कोई इसमें रोल नहीं होता, कोई इनपुट नहीं होता। दीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर रिकवर्ड एंड मेड अवेलेबल बाय डिकम्पोजर्स। मतलब प्रोड्यूस जो डिकम्पोजर्स हैं वो हमारे डेड रिमेन्स पे एक्ट करते हैं और रिकवर करते हैं न्यूट्रिएंट्स को और वापस से हमारे साइक्लिक सिस्टम में डालते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में एक कंटिन्यूस साइक्लिंग ऑफ द साइक्लिंग एंड रिसाइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स कीप्स ऑन गोइंग ऑन। तो एज सच इकोसिस्टम से न्यूट्रिएंट्स कहीं लॉस्ट नहीं होते या कहीं बाहर नहीं जाते हैं। Types of biogeochemical cycles. In the ecosystem we have following cycles: the water cycle, जल चक्र, gaseous cycles, that is गैसीय चक्र जो कि 3 प्रकार के होते हैं: ऑक्सीजन साइकिल, द कार्बन साइकिल एंड द नाइट्रोजन साइकिल। और तीसरी प्रकार की साइकिल्स होती हैं सेडिमेंट्री साइकिल्स। ये भी 4 प्रकार की होती हैं: फॉस्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, पोटेशियम साइकिल एंड कैल्शियम साइकिल। ये एक डायग्रामेटिक है कि डिफरेंट साइकिल्स का एक चित्रण है, डायग्राम है। वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर एंड ऑल दिस। वी आर going to study each and every cycle in detail in my consecutive lectures. So सबसे पहले water cycle. Water cycle is also known as hydrological cycle. Hydrologic or water cycle includes, as the name suggests, water. हमारी जो पृथ्वी है वो वाटरी प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, पर प्रचुर मात्रा में पानी पाया जाता है अर्थ में, पर खाली छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल टू प्लांट्स एंड एनिमल्स।
It is not evenly distributed throughout the surface of the earth. Major percentage of total worth on water on the earth is chemically bound to rocks and does not cycle. सो कहने का मतलब ये है कि जो वाटर है हमारी बॉडी अर्थ प्लैनेट पे वो है तो प्रचुर मात्रा में, पर एनिमल्स एंड प्लांट्स को बहुत कम मात्रा में मिल पाता है, क्योंकि वो एक तो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है उसका फैलाव, और दूसरा काफ़ी परसेंटेज रॉक्स में बाउंड फॉर्म में पाया जाता है, तो वो रिसाइकल नहीं होता है, इसलिए भी वो जो वाटर है वो एनिमल्स और प्लांट्स को नहीं मिल पाता. Movement of water between different reservoirs on the earth, that is underground and in the atmosphere, is known as water cycle. Water cycle क्या है? रिजर्वायर्स अर्थ से, अंडरग्राउंड से और फिर एटमॉस्फेयर में वापस जाने को हम वाटर साइकिल कहते हैं. वाटर इज़ क्रूशियल टू लाइफ. हमारी कोशिकाओं में 70 से 90% वाटर होता है. अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ वन ऑफ द की फैक्टर्स दैट रेगुलेट द प्रोडक्टिविटी ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है वो वाटर पे डिपेंड करती है. बॉडीज ऑफ वाटर सच एज लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड ओशंस contain a substantial percentage of Earth's water. The atmosphere also contains water in the form of water vapor. Some water found below ground is also known as groundwater. तो वाटर किसके फॉर्म में होता है? सेल में 70 से 90%. फिर उसके बाद हमारी जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी है वो वाटर पे डिपेंड करती है. वाटर कहाँ मौजूद होता है? लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स और ओशंस में उपस्थित होता है, और एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज़ क्लाउड्स, एंड अंडरग्राउंड में भी पाया जाता है, विच इज़ कॉल्ड एज ग्राउंड वाटर. वाटर साइकिल. वाटर साइकिल के कंपोनेंट्स या प्रोसेस क्या होती है? पहली प्रोसेस होती है इवेपोरेशन, दैट इज़ इवेपोरेशन फ्रॉम लेक्स, रिवर्स एंड ओशंस. सूरज की गर्मी जब पानी की बॉडीज़ पे पड़ती है तो वो भाप बनकर उड़ता है. इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं. दूसरी प्रोसेस है एनवायरनमेंट में जाने की, ट्रांसपिरेशन, दैट इज़ फ्रॉम प्लांट्स एंड ट्रीज़. प्लांट्स और ट्रीज़ की जो लीव्स हैं उनसे कंटिन्यूसली वाटर ऊज आउट होता है और ट्रांसपायर होके एनवायरनमेंट में चला जाता है. जब ये भाप बन के उड़ता है तो कंडेंसेशन हो जाता है उस भाप का, और उस कंडेंसेशन के कारण, मतलब इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के कारण कंडेंसेशन की क्रिया होती है. कंडेंसेशन की क्रिया के कारण बादल का निर्माण होता है. जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये ट्रांसपिरेशन हो रहा है, ये इवेपोरेशन हो रहा है, फिर ये कंडेंसेशन होके क्लाउड्स या बादल बन गए. बादल बनने के बाद थर्ड स्टेप आता है प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन की 3-4 तरीके से हो सकता है. रेन यानी बारिश, बर्फ़ गिरना, ये स्लीट गिरना या ओले गिरना. तो ये बादल 4 फॉर्म से प्रेसिपिटेशन होता है. और फाइनली रन ऑफ और रिटर्न बैक इनटू द साइकिल. कलेक्शन ऑफ द वाटर, ये रॉकी वाटर है, रिवर्स में इकट्ठा हो रहा है, रन ऑफ होके वापस या तो छोटे झील तालाबों में इकट्ठा होता है और वो वहाँ से वापस बड़े समुद्र में आ जाता है, या सीधा यहाँ से भी झील तालाबों से भी इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन की क्रिया संपन्न होती है और बादल का निर्माण होता है. सो वाटर साइकिल के ये मेन कंपोनेंट्स या प्रोसेसेस हैं: इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, देन कंडेंसेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, एंड देन फ्रॉम क्लाउड प्रेसिपिटेशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, स्लीट और hail. These are the diagrams specifying the various processes. सो फर्स्ट डायग्राम आपको दिख रहा है कि नंबर 1 पे ओशन से इवेपोरेशन हो रहा है, वाटर वेपर का निर्माण हो रहा है. सेकंड स्टेप पे क्लाउड्स का निर्माण हो रहा है दोनों तरफ. तीसरे स्टेप पे क्लाउड्स से बारिश गिर रही है या स्नोफॉल हो रहा है, और वापस चौथे और पांचवें स्टेप पे वापस ओशन से पानी इवेपोरेट होके ये साइकिल चल रही है. इसमें भी यही दर्शाया गया है कि इवेपोरेशन हुआ, क्लाउड्स बने, कंडेंसेशन से, फिर प्रेसिपिटेशन से बारिश आई, फिर रन ऑफ हुआ, और इस तरह से ये निरंतर एक साइकिल चलती रहती है जिसे हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं. सेम डायग्राम शोइंग हियर कि सूरज की गर्मी से पानी किरणों पे पड़ा, ओशन स्टोरेज और लेक स्टोरेज से इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन के बाद क्लाउड बना और क्लाउड से प्रेसिपिटेशन के द्वारा बारिश होती है.
या बर्फ़ गिरती है, और इस तरह से ये साइकिल चलती है। इस चीज़ में आप ग्राउंड वाटर भी देख सकते हैं। तो वाटर किस किस फॉर्म में उपस्थित है? ग्राउंड वाटर इन रॉकी चट्टानों में, प्लस बादलों में, वाटर वेपर्स में, और ओशन और लेक्स में तो है ही। थैंक यू।